प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। नरेंद्र मोदी ने सभी से ये अपील की है कि बजट की बारीकियों को देश की जनता के सामने प्रकट किया जाए। अपने संबोधन में देश के गरीबों को पक्का आवास देने की योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गरीब का एक सपना अपना घर भी होता है। इसलिए इस साल बजट में गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान बनाने की बात कही गई है। इस पर करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस पर करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम मोदी ने कहा 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए की थी। आज ये 2,30,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसी तरह 2013-14 में भारत का निर्यात 2,85,000 करोड़ रुपए होता था, जबकि आज भारत का एक्सपोर्ट 4,70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। देश में एफडीआई निवेश 2013 में $36 बिलियन का था। पिछले साल ये $80 बिलियन को पार कर चुका है। देश आजादी के 75वें साल में है। इस वक्त देश 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बजट की सभी जगह तारीफ हुई है। इस बजट से देश को आधुनिकता की दिशा में ले जाने का काम होगा। बीते 7 सालों में जो फैसले लिए गए हैं, जो नीतियां बनी हैं, पहले की नीतियों की गलतियों को सुधारा गया है और इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बजट की तारीफ की है। इस दौरान उनका कहना था कि बजट से देश को आधुनिकता की तरफ ले जाएंगे, साथ ही देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव का पहला चरण होना है। इस बीच हर पार्टी चाहती है कि मतदाता अपने वोट से उनकी झोली भर दे और इसके लिए रोजाना चुनाव प्रचार का दौर जारी है। इस बीच अमित शाह भी यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जन्मभूमि अतरौली पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर चुनाव प्रचार की शुरुआत करी। उन्होंने योगी सरकार की तारीफें तो की, साथ में ही कल्याण सिंह का राम जन्मभूमि के लिए दिया हुआ योगदान का जिक्र भी उन्होंने किया। लेकिन इस बीच विपक्ष पर तीखे हमले करना वो नहीं भूले। अमित शाह ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश बाबू टीके का विरोध करते थे, देश और यूपी की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में खुद भी टीका लगवा लिया। इस बीच अमित शाह कांग्रेस पर भी तंज कसने से नहीं चुके। अमित शाह ने कहा कि जब कांग्रेस ने 10 साल तक शासन किया तो पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, लेकिन उरी और पुलवामा हमलों के बाद पीएम मोदी ने 10 दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाया कर दिया। अमित शाह यूं तो कई मुद्दों पर बोले और न सिर्फ अमित शाह, बाकी राजनीतिक दलों के नेता भी कई मुद्दों पर बोलते हैं, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कैराना में पलायन का मुद्दा हो। सभी पार्टी इन मुद्दों के जरिए अपनी अपनी कामयाबियों से जनता को रिझाने में लगी है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि जनता रिझेगी या नहीं, क्योंकि आखिरी जो फैसला है वो जनता को ही करना है। यूपी के सीएम आज मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चुनावी दौरे के दौरान मथुरा के 3 विधानसभा में अपना चुनावी प्रचार किया है, जिसमें जहाँ छाता में चौधरी लक्ष्मण के लिए सभा की है, वहीं गोवर्धन में ठाकुर मेघश्याम के साथ साथ मथुरा में श्रीकांत के लिए चुनावी सभा की है। जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है, वहीं उन्होंने विपक्ष के साथ साथ अपने विकास कार्यों को जनता के सामने रखा और इस दौरान उन्होंने सभी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने की अपील की और जनता से अपील की है कि वह दोबारा से भाजपा के जो विकास कार्य हैं उनको देखते हुए अपील करें और वोट करें। पहले वोट करें, उसके बाद वह जलपान करें, ऐसा भी यहाँ पर लोगों का कहना था। अब देखना है कि योगी सरकार की ये अपील वोट में कितना तब्दील होती है और यहाँ के प्रत्याशियों की भंवर में फंसी ये नैया कितना पार लगा पाती है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला साधा है। शामली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अखिलेश यादव ने सवाल किया है कि अगर यह बजट अमृत है तो क्या पिछले बजट जहर थे। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि बजट में किसानों, रोजगार और मनरेगा के लिए कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही यूपी चुनाव का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव भाईचारा बेनाम भारतीय जनता पार्टी का है। योगी आदित्यनाथ के गर्मी शांत करने वाले बयान पर भी अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस बात पर ध्यान देने की मांग की है। अखिलेश यादव बोले कि जब से हमारी और जयंत चौधरी की केमिस्ट्री बेहतर हुई है, तब से बीजेपी कंफ्यूज है और जो पलायन की बात कर रही है उनकी राजनीति पलायन होने जा रही है, क्योंकि अब बात भाईचारे की हो रही है, गंगा जमुना तहजीब की हो रही है। चुनावी गर्मी में वार पलटवार जोरों पर है। इसके बाद ही आने वाले दिनों में चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने की उम्मीद है।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपनी बेटी अनुपमा रावत के लिए उत्तराखंड ग्रामीण सीट पर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान वह पुराने लोगों को देखकर भावुक भी हुए। मालूम हो कि हरिद्वार ग्रामीण सीट पर हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने जनता से अपनी बेटी अनुपमा रावत को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे ग्रामीण की जनता से प्यार करते हैं और इसी को देखते हुए अपनी बेटी अनुपमा रावत को उन्होंने यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। हरीश रावत ने यहां पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पुराने बहुत साथी आए थे जिनको देखकर भावनाओं में आकर थोड़ी बात कह गया। मैंने जो भी कहा हरिद्वार में जो मेरा संबंध है उसे देखते हुए कहा। मैं 22 साल से हरिद्वार और इस धरती की सेवा कर रहा हूं। उन्होंने 2017 में हुई सीट पर मिली हार को याद किया और इसको देखते हुए पिता के इमोशनल के साथ साथ बेटी भी इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा कि जो 2017 में मेरी हार हुई थी उसका बदला मेरी बेटी लेगी। हिमाचल प्रदेश के ठंडे मौसम में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौका था बजट पर प्रतिक्रिया देने का, लेकिन ये बजट की प्रतिक्रिया हिमाचल प्रदेश में सियासी वार पलटवार में बदल गई। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस बार जयराम सरकार वो काम करने जा रही है जो पिछली बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर सकी। उन्होंने वीरभद्र सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी हिमाचल प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं करवा सके, लेकिन इस बार ठाकुर जयराम की सरकार मिशन रिपीट कर इतिहास बदल देगी। इसके बाद वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह भी इस सियासी वार में कूद पड़े। विक्रमादित्य सिंह ने सुरेश भारद्वाज पर हमला साधते हुए कहा कि भारद्वाज को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। साल 1998 में वीरभद्र सिंह ने सरकार रिपीट करवा दी थी, लेकिन कुछ अपनों ने ही धोखा दे दिया जिसकी वजह से सरकार बन नहीं सकी। इस पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि साल 1998 में जब यह घटनाक्रम चल रहा था तो विक्रमादित्य सिंह पालने में खेला करते थे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी इस लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि पहले तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट में फेरबदल की बात स्वीकार करते हुए वो बैकफुट पर गए और इसके बाद अब सुरेश भारद्वाज का ये बयान बताता है कि बीजेपी सरकार ये मान चुकी है कि वो इस बार हारने वाली है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में चुनावी साल में वार पलटवार का दौर तेजी से चल रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में भी सियासी वार पलटवार इसी तरह चलता रहेगा और हिमाचल प्रदेश की ठंडे मौसम में सियासी पारा चढ़ता रहेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पार्क में आज वर्ल्ड वेटलैंड दिवस मनाया गया और इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां पर शिरकत करने पहुंचे। उन्हीं के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी चौबे व हरियाणा के मंत्री कंवरपाल यहां पर शिरकत करने पहुंचे। इसी के साथ साथ यहां पर अलग अलग विभाग द्वारा पर्यावरण संबंधित जो प्रदर्शनियां लगाई थी उनका तमाम मंत्रियों ने अवलोकन किया। साथ ही साथ सभी मंत्रियों ने सुल्तानपुर झील पर जाकर भ्रमण किया और साथ ही साथ इस मौके पर इस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सभी तमाम लोगों ने शपथ ली और सभी लोगों ने आसपास के जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने कुछ अपनी समस्या भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इलाके को और भी ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। आसपास के क्षेत्र को जो वेटलैंड है इसको और भी ज़्यादा यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा जिससे कि आसपास के जो ग्रामीण हैं उनको रोजगार भी मिल सके। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। दरअसल आज यानी 2 फरवरी से पूरे प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में, जहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में पर्यटक राजधानी शिमला पहुँच रहे हैं। भाई बता दें कि पिछले दिनों राजधानी शिमला समेत पूरे प्रदेश में धूप खिली थी, जिसके चलते कहीं न कहीं तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे कि लोगों को ठंड से काफी राहत मिली है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 2 से 3 दिन तक यानी 5 फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई गई है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश की मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा संभावना जताई गई है। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार
बर्फबारी और बारिश होने के कारण तापमान में भी गिरावट होगी, जिसके चलते समूचे प्रदेश में एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार के आदेशानुसार शिक्षा विभाग ने स्कूलों को बंद कर दिया था, लेकिन अब स्कूल खुलवाने के लिए अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में गांव लोहाखेड़ा के ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर रोष प्रदर्शन कर सरकार से स्कूल खोलने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अन्य संसाधन खुले हैं लेकिन स्कूल बंद हैं। कहीं ना कहीं स्कूल बंद होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। बच्चे घर बैठे निठल्ले हो रहे हैं। समय रहते सरकार ने अगर स्कूल खोलने का और कोई कदम नहीं उठाया तो ग्रामीण अपने स्तर पर स्कूल को खोलेंगे और बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में भेजेंगे। इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। वहीं स्कूल प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 10वीं कक्षा की स्कूल खोले गए हैं, लेकिन पहली और 9वीं कक्षा के लिए छात्रों के प्रवेश अभी भी बंद हैं। अगर सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन आती है तो स्कूल को पूर्णतः खोल दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि प्रदर्शन का सरकार पर क्या असर पड़ता है। यमुनानगर जिला जेल में चलाया गया तलाशी अभियान। जिला पुलिस और जेल के पुलिस अधिकारियों द्वारा ये तलाशी अभियान चलाया गया। करीब 3 घंटे तक ये तलाशी अभियान चला। इस तलाशी अभियान के दौरान हर बैरक की और हर ब्लॉक की जो है तलाशी ली गई। एसपी जेल संजीव पात्र ने बताया कि हर बार जो है इस प्रकार से सरप्राइज चेकिंग की जाती है जो तलाशी अभियान जेल के अंदर चलाया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो कई जो गैंगस्टर हैं या जो कई और आपराधिक घटनाएं हैं उनको जेल से अंजाम दिया जाता है। जिस प्रकार से जेल से जो अपराधियों द्वारा फ़ोन कर बाहर अपराध किया जाता है, फ़ोन पर फिरौती मांगी जाती है, लोगों को धमकियां दी जाती है, तो इस प्रकार की कोई घटनाएं ना हो इसके लिए समय समय पर जो है जेल के अंदर तलाशी अभियान चलाया जाता है। और इसी के लिए आज भी जो है तलाशी अभियान चलाया गया था, लेकिन इस तलाशी अभियान के अंदर कोई भी अवैध वस्तु नहीं मिली। उनका कहना था कि जिस प्रकार से जेल के अंदर जो पूरी के पूरे उनका कहना था कि एक टीम है, जिस प्रकार से जेल के अंदर किसी प्रकार का कोई नशा ना जाए, कोई अवैध वस्तु ना हो, कोई मोबाइल ना हो, इसी के लिए ये तलाशी अभियान आज चलाया गया था, जिसके अंदर जिला पुलिस के अंदर जो है डीएसपी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में जिला की कई क्राइम यूनिट जो है इसके अंदर टीम के अंदर मौजूद थी और करीब 3 घंटे तक ये अभियान चला। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार से जो है ये तलाशी अभियान चलते रहेंगे ताकि जेल के अंदर से जो है जो जेल के अंदर बंद कैदी हैं वो जेल से जो है कोई भी अपराध ना करें और किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधि ना हो। रेवाड़ी को पीतल नगरी के साथ साथ अन्य कई नामों से जाना जाता है, लेकिन अब इसे तबंचों वाला रेवाड़ी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर बात करें यहाँ छोटे से लेकर बड़े अपराधियों के पास तबंचा है। यहाँ तबंचों का एक गिरोह सक्रिय है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर यहाँ तस्करी करते हैं। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया, एक पखवाड़े के लिए अभियान था। इसमें 8 दिनों में ही 8 देसी पिस्तौल, 8 देसी कट्टे तथा जिंदा कारतूस यहाँ पुलिस ने बरामद किए और 8 लोगों को यहाँ गिरफ्तार किया। इसके अलावा भी यहाँ काफ़ी मात्रा में अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है। इसको लेकर आए दिन यहाँ घटनाएं हो रही हैं, आए दिन यहाँ गोलीबारी होती है जिसमें पूरी रेवाड़ी गूंजती है। पुलिस लगातार अवैध हथियार तस्करी करने वाले को पकड़ने की बात करती है, लेकिन अभी तक उनके हाथ उनकी गिरबान तक नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त हम आपको जुलाना के बूढ़ाखेड़ा गांव के से हम लाइव शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पिछले 2 महीने पहले हुई बरसात का पानी किसान बड़ी मुश्किल से उतार पाए थे और उसके बाद अपनी गेहूं की बिजाई कर पाए थे। लेकिन 2-3 दिन पहले हुई बरसात का पानी एक बार फिर उनके खेतों में आकर खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि जो पहले था उन्हें पहली फसल का हज़ारों रुपए का नुकसान हुआ था और एक बार फिर बरसात होने से एक बार फिर हज़ारों रुपए का नुकसान होने जा रहा है। इनका कहना है कि जो गेहूँ की फसल की बिजाई कर दी गई थी उसमें पानी खड़ा है, जिसकी वजह से सारे गेहूँ जो है पीले पड़ गए और ये खराब होने की कगार पर आ गए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार अगर इन्हें उचित मुआवजा दे तो इनका गुजर बसर हो सकता है, अन्यथा इन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये कहना है जुलाना के बूढ़ाखेड़ा गांव के किसानों का। मेवात जिले का गठन 2005 में हुआ था। गुरुग्राम और फरीदाबाद से कुछ हिस्से को मेवात जिला बनाया गया था। उसी समय से विकास की परियोजनाओं की यहाँ पर दरकार थी। मेवात में इन दिनों तकरीबन 48 करोड़ रुपए की लागत से करीब 30 एकड़ भूमि में सलम्बा और फिरोजपुर नामक गांव की ज़मीन में यह जेल बन रही है, जो पूरी तरह से
बनकर तैयार है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित जेल का एडीजीपी जेल आलोक राय ने बुधवार को दौरा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी 13 फरवरी को मेवात दौरे पर आ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जिला जेल का उद्घाटन इस दिन हो सकता है। कुल मिलाकर अब मेवात के लोगों के यहीं पर जिला जेल मिलने जा रही है। इससे पहले गुरुग्राम की भौंडसी जेल में यहाँ के कैदियों को भेजा जाता था। सीएम जयराम ठाकुर हमीरपुर में आज एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे के विस्तार के लिए कवायद जल्द शुरू होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जब वे दिल्ली गए थे तो वहां पे पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में रेलवे विस्तार के लिए कहा था, जो कि अब जल्द ही हिमाचल के हमीरपुर में रेलवे लाइन पहुंचने की कवायद शुरू हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बजट में हिमाचल में रोपवे के लिए काफ़ी काम किया है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जंगल हैं, जिसके चलते सड़कें नहीं बनाई जा सकती हैं। ऐसे स्थानों पर रोपवे का उपयोग हिमाचल में किया जाएगा। वहीं उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग में भी हिस्सा लिया। सीएम जयराम ठाकुर ने इसके अतिरिक्त हमीरपुर के 5 भाजपा मंडलों के लोगों से मुलाकात की और पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर विशेष चर्चा की। हिमाचल प्रदेश एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बुधवार को एनएचएम कर्मचारियों ने एक दिन की सांकेतिक पेंडानु स्ट्राइक रखी। इस दौरान आईजीएमसी में किसी भी मरीज की जांच नहीं की गई। आईजीएमसी में प्रतिदिन 60 से 70 मरीजों के टेस्ट किए जाते हैं। मरीजों के टेस्ट एनएचएम कर्मचारी ही करते हैं। कर्मचारियों ने ऑफिस के बाहर असुविधा के लिए खेद है का पोस्टर लगा रखा है। कर्मचारियों का कहना है कि गुरुवार से 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी, जो 7 तारीख तक जारी रहेगी। एनएचएम कर्मियों का कहना है यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर ये कर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो सरकार की चिंताएं बढ़ सकती है। हड़ताल से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी मांग मानती है या ये कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। देश के कुछ राज्यों में आने वाले 48 घंटों में मौसम बिगड़ सकता है। इसी के साथ कुछ हिस्सों में ठंड बढ़ने के साथ साथ बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2 फरवरी से फिर बारिश होने का दौर शुरू होगा, जो 4-5 फरवरी तक जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा और यूपी के उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश भी हो सकती है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में फरवरी में कम तापमान रहने की संभावना है। देश के विभिन्न राज्यों को कोहरे से तो निजात मिलने की उम्मीद है, लेकिन बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट रहने के साथ ठंड की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। बता दें, राजधानी में बीते दिनों मौसम साफ होने के साथ धूप के दर्शन भी हुए थे। साथ ही एक हफ्ते के अंदर दिल्ली और एनसीआर में मौसम के कई रंग देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ एक हफ्ते के अंधेरी, बरसात और तेज हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। देश में कोरोना कहर थमता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 1,61,000 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं और 1,700 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अगर कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो 24 घंटे में 2,81,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में 16,21,000 से ज़्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 4,97,000 के पार पहुँच गया है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 24 घंटे में 2,800 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 5,700 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। मामलों को देखते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि कोरोना से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। रतिया शहर के नागरिकों ने एसडीएम को एक शिकायत दी, जिसमें उन्होंने बताया कि नगर पालिका में कार्य करवाने के लिए उन्हें बार बार चक्कर कटवाए जाते हैं और नगर पालिका कार्यालय से कर्मचारी नाराज रहते हैं। वहीं शहर के लोगों ने एसडीएम को ये भी शिकायत दी कि नगर पालिका की जो भूमि है शहर में, उसमें अवैध कब्जे हो रहे हैं और जो अवैध कब्जे हुए हैं उनके मामले कोर्ट में, उनकी नगर पालिका पैरवी अच्छी तरह से नहीं कर रही, जिसको लेकर एसडीएम हरकत में आए और नगर पालिका का निरीक्षण किया, जिसको लेकर नगर पालिका में हड़कंप मच गया।
एसडीएम ने मौके पर मौजूद नागरिकों से उनकी शिकायतें सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के आदेश दिए। वहीं एसडीएम ने नगर पालिका कर्मचारियों से बैठक की और जो भूमि जिसके ऊपर लोगों ने कब्जे किए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड मांगा और उसके पूरा ब्यौरा मांगा। मीडिया से बातचीत करते हुए एसडीएम ने बताया कि उन्हें नियंत्रण शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर वह नगर पालिका में आज आए हैं और अधिकारियों को आदेश दिए कि किसी भी नागरिक को कार्य करवाने में कोई परेशानी ना हो। वहीं उन्होंने बताया कि शहर में जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उसका ब्यौरा मांगा गया है ताकि उसकी जो पैरवी है प्रमुखता से की जाए। सोनीपत के गांव बागड़ू के लोग लंबे समय से जल निकासी की समस्या से परेशान हैं और इसी के चलते गांव के प्रत्येक चौक चौराहे और गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है। वहीं गंदा पानी भरने से लोगों के घरों में भी दरार आ गई है और वहीं कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से लंबे समय से बेमौसमी बारिश लगातार चल रही है और उसके चलते गांव में जल निकासी के उचित प्रबंध न होने के कारण लोगों के घरों में पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है और इसको लेकर जिला प्रशासन से भी कई बार शिकायत दे चुके हैं। हालांकि जिला सोनीपत एसडीएम द्वारा ग्रामीणों को तेल और सुंडवा देकर जो है पानी निकासी का प्रबंध कराने की व्यवस्था कराई है। फिलहाल गाँव से पानी निकासी का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि गांव में पानी की निकासी के लिए स्थायी समाधान होना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को उत्तराखंड स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र नाम दिया है। प्रियंका गांधी ने देहरादून में वर्चुअल रैली को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि 5 साल में बीजेपी ने हर वादे को तोड़ा है। राज्य की महिलाएं महंगाई और समाज का बोझ उठा रही हैं। आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स परेशान हैं। किसान, नौजवान और दलित परेशान हैं। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस के समय में उत्तराखंड में विकास हुआ है और बीजेपी रोजगार की नहीं केवल धर्म की बात कर रही है। कांग्रेस की तरफ से जारी घोषणा पत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली, उत्तराखंड के 40 लाख परिवारों को 40,000 रुपये प्रति महीना देने और साथ ही युवाओं को रोजगार देने जैसे कई वादे किए गए हैं। हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान में उत्तर प्रदेश सह चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु आज हापुड़ के विधानसभा के गांव नली में पहुंचे हैं। हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आड़ती के लिए उन्होंने डोर टू डोर वोट भी मांगे हैं, जहां पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने कैप्टन अभिमन्यु का आज जोरदार स्वागत भी किया है। जिसके बाद उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विजयपाल आड़ती को जो है चुनाव में विजय बनाने के लिए जनता से अपील भी की थी और वहीं पे कार्यकर्ताओं ने एक चौपाल का आयोजन किया, जहां पर कैप्टन अभिमन्यु ने शिरकत की है। वहीं कैप्टन अभिमन्यु ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा था कि लड़कियों को पहले घर से निकलना काफ़ी दुश्वार हो जाता था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब तक लड़की जो है सुरक्षित अपने घर से निकल सकती हैं। 8वीं की परीक्षाओं को लेकर के जिस प्रकार से संशय हो रहा था, आज वो संशय के बादल बिल्कुल हट चुके हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 8वीं की परीक्षाएं लेगा। आपको बता दें, न केवल हरियाणा बोर्ड से संबंधित जो है बच्चों की परीक्षाएं होंगी, बल्कि अदर बोर्ड के जो भी अदर बोर्ड के हैं, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICIC बोर्ड के बच्चे हों, उनको भी 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं देनी होंगी। इस विषय को लेकर के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 8वीं की परीक्षाएं इस बार बोर्ड लेगा। हालांकि 5वीं की परीक्षाओं के बारे में भी उन्होंने कहा कि अगले सत्र से 5वीं की परीक्षाएं भी बोर्ड लेगा। हालांकि जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि पहले 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड की हुआ करती थी, अब वैसे ही आगे से 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही लिया करेगा। बल्लभगढ़ की चाला कॉलोनी में घटी एक घटना में पति के अवैध संबंधों के चलते पति ने ही गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और इस हत्या का गवाह बना 7 साल का उनका अपना ही मासूम बच्चा। बता दें, बल्लभगढ़ में घटी इस घटना में पति के किसी और महिला के साथ चल रहे अवैध संबंधों के चलते पत्नी के लगातार विरोध किए जाने पर पति ने उसी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को घर की खिड़की से लटका दिया ताकि पुलिस इस पूरे मामले को आत्महत्या समझ सके। लेकिन इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह बना उनका अपना 7 साल का बच्चा, जो उस समय घर पर ही था और अपने मम्मी पापा का झगड़ा होते हुए अपनी आंखों से देख रहा था। उसी ने पूरा वाकया पुलिस को बताया तो पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद इस पूरे मामले से पर्दा उठ गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक के चलते
पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हम बात कर रहे हैं बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 आसियाना सोसाइटी की, जहां कल देर शाम यह घटना घटी, जिसमें आरोपित पति ने अवैध संबंधों के शक के चलते पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पति ने पत्नी के द्वारा पीड़ित युवक को फोन कर घटनास्थल पर बुलवाया और मौके पर कुल्हाड़ी से हमला कर युवक को घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पीड़ित के परिवार वालों ने नजदीक निजी अस्पताल में इलाज के लिए युवक को भर्ती कराया। साथ ही परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की माने तो आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रोहतक के जींद बाईपास स्थित एक होटल में संदिग्ध हालतों में एक महिला का शव मिला। शव मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। वहीं होटल संचालक को बुलाया गया। होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी और एफएसएल टीम व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त की गई। जानकारी के अनुसार रोहतक के जींद बाईपास स्थित एक जगनू नामक होटल में देर रात एक महिला आकर रुकी थी और सुबह महिला ने दरवाजा नहीं खोला, तब होटल संचालक ने देखा कि महिला पलंग पर पड़ी हुई है, जिसके बाद पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव की जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि महिला बहादुरगढ़ की रहने वाली है, जो अपने पति से मिलने के लिए रोहतक पहुंची थी। यही बताया जा रहा है कि महिला का पति सुनारिया जेल में बंद है, उससे मिलने के लिए वो रोहतक में पहुंची थी। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि महिला का शव होटल में होने की सूचना मिली थी। वह मौके पर जाकर देखा तो एक महिला का शव होटल के कमरे में पड़ा हुआ है। डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि महिला ने प्राथमिक दृष्टि से जहर खाने की सूचना मिली है। वहीं डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि महिला बहादुरगढ़ की रहने वाली है, जो देर शाम एक व्यक्ति के साथ होटल में आकर रुकी है। वहीं उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। आखिर पॉइजन खाने का कारण क्या है, यह तो जांच का विषय है।